पार्ट के वीडियो में आपने देखा था कि सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में जानकारी, उसके बाद ये आ धरती कितना देती है, इसकी कविता के बारे में थोड़ा बहुत कि इस कविता में क्या बताया गया है। आपने देखा था छायावाद की कुछ विशेषताएं कि छायावाद में कैसी रचनाएं की गई थी, प्रकृति चित्रण संबंधी, नारी सौंदर्य संबंधी, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में उसके विषय में कहा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये सारी चीजें, ठीक है। और जन्म के बारे में आपने देखा था ये अल्मोड़ा 28 दिसंबर 1977 को देहावसान, और ये सारी चीजें चिदम्बरम, काव्य संग्रह, युगवाड़ी, पल्लव, बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, ठीक है। इनके काव्य में गांधी दर्शन का प्रभाव, मार्क्सवाद का प्रभाव, अरविंद जी का प्रभाव, अरविंद दर्शन का प्रभाव, ये सबका काफी प्रभाव पड़ा था। बचपन का नाम भी देखा था। एक और चीज आपने ये इसमें ऐड कर लेना कि अगर पूछता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी किस काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है, तो छायावाद तो समझ में आ गया होगा, लेकिन छायावाद भी आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, यानी कि आधुनिक काल के छायावादी कवि माने जाते हैं। पर आधुनिक काल की शुरुआत 1900 यानी 1900 से हो गई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने कविता की कुछ पंक्तियां भी देखी थी कि कैसे कवि बता रहे थे बचपन में, कि जैसे सबके बचपन में कुछ न कुछ कल्पनाएं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो कवि ने भी बचपने में, हाँ, जब वो अबोध थे, उन्हें लगा कि बिना मेहनत के किस तरह से जल्दी धन कमा के वो बड़े सेठ बन जाए, हो सकता है उन्हें पैसों की जरूरत हो। तो उस बच्चे के मन में क्या आया, उससे परिवार में जब बातें होती हैं कुछ पैसे से संबंधित या कुछ भी, तो लगता है ना कुछ ऐसा होता, पैसों का पेड़ होता, बचपन में सब कल्पनाएं आती हैं, तो कि कोई पेड़ होता तो मैं पेड़ से पैसे ले लेता, या मैं क्यों ना पेड़ बोऊं। पता नहीं आपके मन में आया था कि नहीं, मेरे बचपन में भी आता था कि पैसों का पेड़ होता तो वहां से मैं पैसे ले लेती, इस तरह की। या सिक्का बोए तो क्या पता उसमें से पौधा निकलेगा, पेड़ में से जो है सिक्के खनकेंगे, ये सारी कल्पनाएं। लेकिन उसमें ये बताया गया है, इसके माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करेंगे और ये पता हो कि आप सही मार्ग पर जा रहे हैं, तब वो काम फलित होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं शॉर्टकट लेते हैं ना बिना मेहनत के, कवि ने भी यहाँ क्या सोचा कि बस एक बीज बो देंगे तो पैसे मिल जाएंगे, मैं धनी सेठ बन जाऊंगा, ठीक है, सिक्कों की खनक सुनाई देगी मुझे। लेकिन उन्हें जब सफलता नहीं मिलती है तो वो निराश हो जाते हैं। तो वही इसमें यही बताया गया है कि कभी भी बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता, अगर देर हो जाती है तो निराश भी नहीं होना चाहिए। और फिर इसमें यह भी बताया गया कि किस तरह से कवि ने जब सिक्कों के बीज को जब बोया, काफी दिन तक वो इंतजार करते रहे। कि कुछ पंक्तियां हैं ना यहाँ पे कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, है ना, छुटपन में यानी बचपन में मैं बिना मेहनत के सोचा उन्होंने क्यों ना एक पेड़ लगा देता हूँ, बड़ा सा पेड़ होगा, उसमें से ढेर सारे रुपए और सिक्के फलेंगे। रुपयों की कलदार का अर्थ होता है वही जैसे सिक्कों बनाने की मशीन या सिक्का, यहाँ पे सिक्के ही लिखोगे, कलदार मतलब सिक्के, कि रुपयों के सिक्के की फसल उगेगी, है ना, और फूल फल कर मैं मोटा हो जाऊंगा तो फसल मेरी होगी, तो मैं बहुत धनी बन जाऊंगा, मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। और पर बंजर, जब उन्हें इसमें जो है पैसे नहीं मिलते हैं उनको, तो वो दुखी हो जाते हैं और फिर किसको दोष देते हैं, धरती को दोष देते हैं कि ये धरती ही उपजाऊ नहीं है, अनुपजाऊ है, एक भी अंकुर नहीं फूटा, यानी कि जो भी शीट डाला या जो भी सिक्का डाला उसमें से एक भी पत्ता या फल के रूप में सिक्का कुछ भी नहीं निकला, वे उदास हो गए। सारे सपने मिट्टी में मिल गए, दिया ना, सपने, कौन से सपने, लालच के सपने, उन्होंने लालच का सपना बोया था, सब खत्म हो गया, है ना, सब धूल हो गए, यानी कि कुछ भी उसमें से नहीं निकला। तो सब कुछ, सारी मेहनत, सारी सोच, सारी जो उनकी इच्छाएं थी, लालसा थी कि पैसे के पेड़ उगेंगे, तो फिर वो सारा मिट्टी में मिल गया, धूल में मिल गया और वे हताश हो गए। हताश होकर के भी बाट जोहता रहा दिनों तक, वे उदास होने लगे, जैसे जैसे दिन बीतने लगे तो वो उदास होने लगे। और बाट मतलब रास्ता, जैसे कि अब उसमें पानी डालने से लेके सींचने का काम वगैरह करते रहे होंगे वो, तो लेकिन उसमें से फल निकल ही नहीं रहा था, तो वो बड़े उदास हो गए थे और कोई रास्ता ढूंढ रहे थे।
बाल कल्पना के अपलक, जो होता शब्द दिया हुआ है ना, लिख लेना, रास्ता ढूंढना। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछा करके, यानी जैसे घर में कोई मेहमान आता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण या किसी का भी इंतजार आप कर रहे हो, घर में कालीन पेट या कालीन बिछा करके आप लोग अतिथि का या किसी का भी इंतजार करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कवि भी बता रहे हैं कि जब उन्होंने सिक्के का बीज बो दिया तो उन्हें लगा कि बस हमको अब देख रेख करनी है, मतलब अच्छे से, उसके बाद ढेर सारे मुझे सिक्के मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, यानी कि मुझे ज्ञान नहीं था, मैं नासमझ था। यानी कि कुछ समय के बाद पंत जी को, यानी कवि को ये रियलाइज होता है, ये एहसास होता है कि उन्होंने बचपन में ऐसी, मतलब अबोधपन में या बालपन में ऐसा ये गलत किया। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब वो समझदार हुए तो उन्हें ये एहसास हुआ कि कभी भी पैसे के पेड़ नहीं लगते। अगर पैसे के पेड़ लगते तो यहाँ पर हर कोई अमीर होता। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मेहनत करेंगे और सही दिशा में कोई काम करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तभी उसमें फलित होगा, तभी वो फलित होगा। तो ये कह रहे हैं कि मैं बचपने में मतलब मैं अबोध था, मैं ना समझ था, मैंने गलती की थी, मैंने गलत बीज ही बो दिया, है ना। क्या कह रहे हैं? मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोई, यानी मैंने गलत बीज बो दिया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तृष्णा क्या होती है? तृष्णा लालच या कोई विशेष इच्छा, ओके। और ममता मोह, स्नेह, मातृत्व, यानी कि जब उन्होंने उस बीज को, यानी कि जो सिक्का था उसको बोया था, तो बड़े ही प्रेम से, मोह से, ममता के साथ, जैसे माँ कैसे अपने बच्चों को पालती है, फिर धीरे धीरे पाल पोस कर बड़ा करती है, बड़ा होकर के फिर वो आगे बढ़ेगा, वैसे ही ये भी सोचते हैं कि सिक्का जब बो देते हैं मिट्टी में तो उसका पालन पोषण करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसका अच्छे से निरीक्षण करते हैं। और बस अंतर यहाँ पर ये हो गया कि माँ की तरह से ममता लुटा करके उसको सींचा, लेकिन तृष्णा भी थी साथ में। तृष्णा क्या? लालच। उन्होंने लालच के बीज बोए थे, उन्होंने लालच का बीज बोया था, और जिसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि उन्हें अंत में हाथ में कुछ भी नहीं मिला। यानी कितनी ही गलत बात थी वो, उन्हें इस गलती का एहसास होता है बाद में। अर्धशती, अर्धशती मतलब 50 वर्ष, यानी इस घटना को बीते, मान लीजिए उस समय रहे होंगे 3-4 साल के, और अभी 53 साल के, मतलब 50 साल बाद, यानी 53-54 ऐसे इतने साल के होंगे वो, यानी अर्धशती यानी 50 साल। हरहराती, हरहराती मतलब कब जल्दी से निकल गया, है ना, कब निकल गया, तब से, मतलब उस समय से लेकर अब जो इस बात को बीते 50 साल बीत चुके। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए। इस बीच, जैसे इन 50 वर्षों के बीच न जाने कितने मौसम, ऋतुओं की बात मैंने कहा था, इन्होंने 6 ऋतुओं के बारे में भी बोला है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे ही जाते हैं, प्रकृति के चितेरे कवि कहे ही जाते हैं। तो न जाने इस बात को बीते कितना, मतलब 50 साल हो गए, बहुत सारे मौसम आए गए। अब कैसे कैसे आए देखिए, कितने ही मधु, मधु का अर्थ होता है बसंत की ऋतु, बसंत लिख लेना, बसंत ऋतु जिसमें नए नए पत्ते आते हैं ना पेड़ों पर। पतझड़, ऑटम पड़े हो गया तो पतझड़ जिसमें सारे पत्ते गिर जाते हैं। बीत गए अनजाने, मतलब सारे न जाने कितने ही बसंत ऋतु, कितने ही पतझड़ के मौसम ऐसे ही अनजाने में ही सारे बीत गए, आए गए पता ही नहीं चला। बिना अनजाने मतलब बिना जाने ही, मतलब पता ही नहीं चला उनको, न जाने कौन कौन सी ऋतुएं आई, कौन सी ऋतुएं चली गई। ग्रीष्म तपे, यानी कि भाई ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी की ऋतु, है ना, गर्मी का मौसम इतनी तपे, मतलब तप करके। वर्षा झूली, यानी बारिश की भी ऋतुएं आई, है ना, वर्षा ऋतु भी आई।
शरदे मुस्काई शरद ऋतु क्या होती है? विंटर्स जो होते हैं ना, एकदम जो जिसपे कड़ाके की ठंड पड़ती है, वो होता है शरद ऋतु। बिल्कुल ठंड, जैसे कि अभी ये दिसंबर जनवरी में चल रहा है, तो बहुत इसको बोलते हैं शरद ऋतु। और मुस्काई मतलब तो ठंडी का भी मौसम आ गया, इतनी ठंडी ऋतुएं भी आई मतलब बीच में। और फिर सीकर हेमंत कपे, हेमंत मतलब विंटर्स के जस्ट पहले हेमंत ऋतु वो होती है जो विंटर्स के पहले आकर के उसके आने की सूचना देती है। जैसे कि आप मान लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर स्टार्टिंग, ठीक है, ये 2 महीने जो है इस तरह से, मतलब हर 2 महीने का एक ऋतु होती है। हमारे देश में तो 6 ऋतुएं हैं, वैसे तो 4 प्रमुख ऋतु मानी जाती है, मगर 6 ऋतुएं होती हैं। तो ऐसा होता है कि जो हेमंत ऋतु है वो ठंडी रहती है, लेकिन उतनी ठंडी नहीं रहती है, और शरद ऋतु बहुत ठंडी रहती है। उसके बाद कपकपाने वाली ठंडी भी आई, और तरु झरे, और न जाने कितने पेड़ों के पत्ते झड़ गए। खिले वन, जंगल में जब बारिश होती है तो क्या होता है, नए जंगल में नए नए पेड़, नए नए पौधे उगते हैं, है ना। और जब फिर से गाढ़ी ऊदी निकलेना, मीनिंग बैंगनी रंग की, गाढ़ी डार्क बैंगनी कलर, ऊदी मतलब बैंगनी रंग की, यानी कुछ समय के बाद, जैसे जितनी ऋतुओं के बारे में बताया उसके बाद, मतलब इन 50 सालों में जाने कितनी ऋतुएं आई, चली गई। वर्षा ऋतु आई, जंगल में नए नए पेड़ उग गए, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ गए, कितनी बार वो पत्ते झड़ गए, मतलब मौसम वैसे बदलता रहा, और ऐसे करते करते दिन, महीने और साल और कई साल बीत गए। फिर जब फिर से गाढ़ी मतलब गहरे रंग की, बैंगनी रंग की, गहरे बैंगनी रंग की, डार्क पर्पल कलर, ठीक है, गहरे कजरारे और काले काले घने बादल बरसे धरती पर, यानी कि धरती पर फिर एक बार ऐसा हुआ, किसी एक दिन की बात बता रहे हैं 50 सालों के बीच में, एक दिन ऐसा हुआ कि फिर से वर्षा ऋतु आई, और घने काले गहरे बैंगनी रंग के बादल धरती पर फिर से बरसे। और मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की, तो जब खूब बारिश हुई, खूब अच्छे से धरती गीली हो गई, वहां के आंगन की मिट्टी में कौतूहलवश मतलब जिज्ञासा के साथ आंगन के एक कोने में गीली तह को, जो गीली मिट्टी होती है उसको हल्का सा हटा करके, यूं ही उंगली से सहला करके, जैसे होता है ना कि सहला का मतलब मिट्टी को हटा करके, बीज सेम के बीज पड़े हुए थे घर में, उसे दबा दिया। भाई ऐसा हुआ कि जब पैसों के पेड़ नहीं हुए, है ना, तो सारी आशा निराशा में बदल गई, बड़े दुखी थे। और उस बात को बीते कितने साल हो भी गए। बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, और मिट्टी के नीचे सेम के बीज दबा दिए, और भूखे अंचल में मड़ी माड़ी बांध दिए, और ऐसा लग रहा था जैसे कि भू मतलब धरती, ये जो धरा है उसके अंचल गोद में मड़ी माड़ी क्या होते हैं, बहुमूल्य रत्न होते हैं, मड़ी माड़ी बहुमूल्य रत्न बांध दिए, ठीक है। और मैं फिर भूल गया इस बात को मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि इसको याद रखा जाए, तो उस बात को मतलब सेम के बीज को उसमें बो करके फिर भूल भी गए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में